गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तेनुकुना से कोमल ध्रुवंशी। आज हम औद्योगिक संगठन के मूल तत्व के अंतर्गत उद्योगों के स्थानीयकरण के संबंध में अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि ऐसे कौन से कारण हैं जिनसे कोई उद्योग किसी स्थान विशेष पर केंद्रित होने की प्रवृत्ति रखता है। अलग अलग उद्योगों का जिस स्तर पर स्थानीयकरण हुआ उसके संबंध में भी हम सूक्ष्म चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि भारत में पाए जाने वाले भिन्न भिन्न उद्योग किन कारणों से किसी स्थान विशेष पर केंद्रित हुए। हमारे अर्थव्यवस्था में बहुत सारे उद्योग हैं। कुछ उद्योग बड़े प्रवृत्ति के हैं जिनमें अधिक पूंजी लगी है, कुछ उद्योग परंपरागत हैं, कुछ उद्योग कुटीर उद्योग हैं जो स्थानीय तौर पर ग्रामीण क्षेत्र में संचालित किए जाते हैं। प्रत्येक उद्योगों की प्रवृत्तियां अलग अलग होती है और अलग अलग प्रवृत्तियों के कारण ही प्रत्येक उद्योगों के स्थानीयकृत होने के कारण भी अलग अलग होते हैं। प्राचीन काल से भारत में पाए जाने वाले परंपरागत उद्योगों के किसी स्थान विशेष पर केंद्रित होने के पीछे कई कारण रहे हैं। प्राचीन भारत में जो परंपरागत उद्योग थे उनके किसी स्थान विशेष पर केंद्रित होने के पीछे हम ऐतिहासिक और राजनीतिक कारणों की चर्चा करेंगे। पहले के जो परंपरागत उद्योग थे वो उस स्थान विशेष पर जिन राजाओं का, नवाबों का या किसी हुकूमत का शासन था, उस हुकूमत की मंशा के अनुरूप या उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए ही उन स्थानों पर किसी उद्योग का स्थानीयकृत हुआ। कहने का तात्पर्य यह निकला कि जब ऐसे राजाओं या नवाबों को जब किसी विशेष वस्तु की आवश्यकता महसूस हुई तो वहां पर उन्होंने उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए उन आवश्यक वस्तुओं का निर्माण कार्य स्थानीय स्तर पर कराना प्रारंभ कर दिया। जैसे प्राचीन काल में अगर हम मुगल शासन की बात करें तो मुगल शासन में जहांगीर, शाहजहां और अकबर इनके समकालीन अगर हम किसी उद्योग को बढ़ता देखें तो उस समय मुगल शासकों के जो चित्रकला एवं शिल्प कला है उनका विकास अधिक हुआ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उस शासन काल में जो चित्रकला थी या जो शिल्प कला थी, इस उद्योगों का उस स्थान पर स्थापित होने के पीछे उन मुगल शासकों की रुचि या उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के अनुरूप उद्योग का स्थापित होना था। इसी प्रकार अगर हम इतिहास पर और नजर डालें तो बहुत सारे उद्योग किसी धार्मिक स्थल या धार्मिक भावना के अनुरूप ही स्थापित हुए हैं। वर्तमान में एक नाम का जिक्र करना चाहूंगा, शिरडी वाले साईं बाबा का नाम आपने सबने सुना होगा। बच्चों, ये जानना जरूरी है कि जब हम शिरडी वाले साईं बाबा की बात करें तो उस स्थल में चूंकि धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं और चढ़ावे के रूप में सबसे पसंदीदा वहां पर अगर कोई चीज चढ़ाई जाती है तो वह है गुलाब। तो गुलाब उस स्थल पर चढ़ाया जाने वाला एक अनिवार्य तत्व है। इसी गुलाब की पूर्ति करने के लिए उस शिरडी के आसपास बहुत से गुलाब के उद्यान लगाए गए हैं या गुलाब की खेती की जा रही है। इसी प्रकार भारत में ऐसे बहुत से धार्मिक स्थल हैं जहां पर पूजा से संबंधित सामग्री या दर्शनीय स्थलों को देखने के लिए आने वाले पर्यटकों की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए बहुत सारे होटल, सराय या ऐसे और उद्योग स्थापित हो गए हैं जिनका संबंध उन धार्मिक स्थलों से सीधा जुड़ा हुआ है। स्पष्ट है कि धार्मिक स्थल से जुड़े हुए श्रद्धालुगण एवं तीर्थयात्रियों की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए उस धार्मिक स्थल के आसपास भी बहुत सारे उद्योग स्थापित हुए जिनका संबंध उन धार्मिक स्थलों से प्रत्यक्ष रूप से रहा है। प्रायः यह देखने में आता है कि जो उद्योग स्थापित हुए वह बड़े नगरों में ही स्थापित हुए
बड़े नगरों में स्थापित होने के पीछे एक प्रत्यक्ष कारण यह था कि ऐसे उद्योगों को जो आवश्यक कच्ची सामग्री या श्रमिकों की आवश्यकता की पूर्ति करनी हो, यह पूर्ति बड़े शहरों में आसानी से हो जाती थी। साथ ही ऐसे उद्योगों से उत्पन्न होने वाला माल भी बड़े शहरों के होने के कारण आसानी से बाजार में खपाया जा सकता था। सन 1800 और 1900 के दशक में जब अंग्रेजों का भारत में आगमन हुआ, तो आप सब जानते हैं कि अंग्रेजों की सबसे पहली नीति थी भारत के लघु एवं कुटीर उद्योगों को पूरी तरीके से समाप्त करना। ब्रिटिश शासकों की यह चाल थी कि किस प्रकार ब्रिटेन में उत्पन्न किए हुए माल को भारत में लाया जाए और भारत में ऐसे माल के उत्पादन को हतोत्साहित करने के लिए या तो इनके उत्पादन को बंद कर दिया जाए या तो इनके उत्पादन पर ऐसे कर आरोपित कर दिए जाएं जिनकी राशि इतनी अधिक हो तो कोई भी उत्पादक ऐसे उद्योगों को चला ना सके। भारत की आजादी के बाद जब ब्रिटिश शासन का अंत हुआ, तो भारत सरकार के प्रयास और राजकीय नियंत्रण के कारण जो उद्योग अंग्रेजी शासनकाल में समाप्त हो गए थे या करीब करीब समाप्ति की ओर थे, ऐसे उद्योगों को पुनः जीवन मिला और ऐसे उद्योग जिन स्थानों पर केंद्रित थे, ऐसे उद्योग पुनः स्थापित होने लगे। ये तो रहा एक भारत के परंपरागत या प्राचीन इतिहास में उद्योगों के स्थानीयकृत होने के पीछे के कारण। आइए अब हम चर्चा करते हैं कि औद्योगिक स्थानीयकरण क्या है। औद्योगिक स्थानीयकरण का सामान्य अर्थ होता है किसी उद्योगों का एक स्थान पर केंद्रित होना। जब किसी उद्योग को स्थापित करने में जो मूलभूत सामग्रियां लगनी हैं, चाहे वो कच्चा माल हो, चाहे शक्ति के साधन हो जैसे बिजली, कोयला या श्रमिकों की उपलब्धता हो जो आसानी से उपलब्ध हो सके, बाजार की निकटता हो अर्थात ऐसे उद्योगों को अपने माल को खपाने के लिए बाजार की आवश्यकता हो, या अन्य बाह्य आवश्यकताएं। जब किसी उद्योग को इन मूलभूत संसाधन किसी स्थान विशेष पर उपलब्ध हो जाते हैं, तो वह उद्योग चूंकि इन सामग्रियों को आसानी से प्राप्त करने की स्थिति में होता है, अतः ऐसा उद्योग उसी स्थान पर स्थापित हो जाता है। सरल अर्थ में ये कहें कि किसी उद्योग को स्थापित होने के लिए जिन सामग्रियों की आवश्यकता है, ऐसी सामग्रियां जिन स्थल पर भी उपलब्ध होंगी, वह उद्योग ऐसे स्थान पर स्वतः स्थापित हो जाएगा। तो इस स्थिति को ही हम औद्योगिक स्थानीयकरण कहेंगे। जब उद्योग ऐसे स्थान पर स्थानीयकृत होता है तो उसे अनेक लाभ प्राप्त होंगे। सबसे पहले उसे किसी भी वस्तु के उत्पादन में लागत कम आएगी, क्योंकि उसे आवश्यक वस्तुओं की प्राप्ति में समय भी कम लगेगा और ऐसी वस्तुओं को उस उद्योग तक लाने के लिए यातायात संबंधी खर्च भी कम होंगे। तो सबसे पहला प्रभाव यह होगा कि वहां पर किसी भी वस्तु के उत्पादन की लागत कम आएगी। दूसरा, उस उद्योग के आसपास के जो कच्चे पदार्थ हैं जो सुलभ रूप से प्राप्त हो पा रहे हैं, वह उनका समुचित उपयोग कर पाएगा। साथ ही औद्योगिक वातावरण को मजबूत करने में वह अहम भूमिका निभा पाएगा। कम लागत पर श्रेष्ठ वस्तु का उत्पादन कर वह औद्योगिक अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सफल होगा। इसके संबंध में प्रोफेसर रॉबर्टसन और प्रोफेसर जॉन सुबिन की परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है। इसे आप परीक्षा के दृष्टिकोण से याद कर लेंगे। आइए अब चर्चा करते हैं कि औद्योगिक स्थानीयकरण का महत्व क्या है, या जो उद्योग किसी स्थान विशेष पर स्थापित होती है, ऐसे उद्योगों को कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं। तो इसे हम बिंदुवार चर्चा करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण लाभ है औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि। बच्चों, जब औद्योगिक स्थानीयकरण होता है तो चूंकि उस उद्योग को लगने वाले सारे पदार्थ उनके आसपास ही उपलब्ध हो जाते हैं, जिससे उस उद्योग को किसी विशेष प्रकार के खर्च करने की आवश्यकता नहीं रह जाती।
तो जब अनुकूल माहौल प्राप्त होता है तो ऐसे उद्योगों पर उत्पादित होने वाली वस्तुओं का उत्पादन बढ़ जाता है। यह हुआ औद्योगिक स्थानीयकरण का सबसे बड़ा लाभ। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण लाभ होता है अनुसंधान या शोध की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना। बच्चों, जब किसी स्थान विशेष पर जब कोई उद्योग स्थापित होता है, जब हमें समय समय पर यह प्रतीत होता है कि ऐसे उद्योगों की आवश्यकताओं को हम और अच्छे तरीके से पूरा कर सकें, तो उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए या उनकी कमी को दूर करने के लिए या नए अवसरों की तलाश करने के लिए हम ऐसे उद्योग के संबंध में आवश्यक अनुसंधान और रिसर्च करते हैं, ताकि उस अनुसंधान करने के बाद अगर हमें किसी विशेष परिणाम की प्राप्ति होती हो तो उस परिणाम को उस उद्योगों के ऊपर लागू करके हम अपेक्षित लाभ प्राप्त कर सकें। तो यह तभी संभव होगा जब किसी स्थान विशेष पर वह उद्योग स्थापित होने की दशा में होगा। तो यह वो दूसरा महत्वपूर्ण लाभ जिसमें हम औद्योगिक स्थानीयकरण के अंतर्गत अनुसंधान और रिसर्च को बढ़ावा दे पाते हैं। आपने इसके पहले अध्याय में पढ़ा था कि किस प्रकार उद्योगों के अनुसंधान और रिसर्च के लिए बहुत सारे केंद्र या परिषदों की स्थापना की गई है। तो वो सारे उदाहरण भी स्थानीय औद्योगिकरण के क्षेत्र में अपनाया जाने वाला एक अनुसंधान कार्य रहा है। बाह्य बचतों की प्राप्ति। अब यहाँ पर समझना आवश्यक है, अगर किसी स्थान पर हम कल्पना करें कि एक से अधिक उद्योग स्थापित हैं, कल्पना करें कि आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र में सीमेंट उद्योग भी है, लौह एवं इस्पात उद्योग भी है, या सूती वस्त्र कपड़ा उद्योग भी है। तो ये ऐसे उद्योग हैं जिनमें उत्पन्न सामग्रियां दूसरे उद्योगों के लिए काम में लाई जाती हैं। जैसे सीमेंट उद्योग में लौह या लोहे से बनी मशीनों का उपयोग होता है, या जब हम लौह उद्योग स्थापित करते हैं तो उसके स्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए हमको सीमेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर किसी स्थान पर ये सारे उद्योग पाए जाते हैं तो इन उद्योगों से उत्पन्न माल को जब एक उद्योग से दूसरे उद्योग में प्रयोग किया जाने लगता है, तो चूंकि उद्योग आसपास हैं, इसलिए उन सामग्रियों को प्राप्त करने में उनकी जो लागत आएगी वो कम आएगी। या जब एक उद्योग उस माल को प्राप्त करने के लिए दूसरे उद्योग तक यातायात वाहन का प्रयोग करे, तो उस प्रयोग में जो खर्च आएगा वो बहुत कम आएगा। तो इन खर्चों की बचत तभी संभव हो पाएगी जब किसी स्थान विशेष पर बहुत सारे उद्योग स्थानीयकृत हों। जैसे जब एक स्थान विशेष पर बहुत सारे उद्योग स्थापित होंगे तो उन उद्योगों के अनुकूल वहां पर आसपास का वातावरण भी विकसित होना प्रारंभ हो जाएगा। जैसे जब सरकार को यह प्रतीत हो कि किसी स्थान पर उद्योगों की स्थापित होने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, तो वहां पर वो कुछ सुविधाएं भी उत्पन्न करेगा। बैंकिंग सुविधाएं, बैंक से संबंधित कार्य वहां पर आसानी से संचालित होंगे, बीमा से संबंधित कार्य संपादित होंगे, इसी प्रकार गोडाउन, इसी प्रकार यातायात के साधन वो धीरे धीरे वहां पर विकसित होने लगेंगे। तो कहने का तात्पर्य निकला, तो जब प्रारंभिक तौर पर जिन सुविधाओं का लाभ किसी उद्योग को प्राप्त नहीं होता था, उस स्थान पर जब एक से अधिक उद्योग स्थापित होंगे तो उनका लाभ उन उद्योगों को प्राप्त होगा। तो औद्योगिक स्थानीयकरण का यह भी एक महत्वपूर्ण लाभ माना जाएगा। जब एक उद्योग कोई सामग्री उत्पन्न करता है तो वह उस उद्योग के लिए पक्की सामग्री होती है, लेकिन यही पक्की सामग्री कभी कभी किसी अन्य उद्योग के लिए कच्ची सामग्री के रूप में उपयोग में लाया जाता है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि जब कोई उद्योग स्थापित होता है तो उस उद्योग से संबंधित उत्पन्न माल से अन्य उद्योग भी स्थापित होना प्रारंभ होते हैं। जैसे कि सीमेंट फैक्ट्री है, सीमेंट फैक्ट्री जो स्थापित हुई है उसका मूल कार्य है सीमेंट का निर्माण करना, लेकिन सीमेंट से जुड़ी हुई और भी वस्तुएं हैं जो बनाई जाती हैं। जैसे सीमेंट के पॉट बनते हैं, गमले बनते हैं, सीट बनते हैं जो घरों के छतों में लगाए जाते हैं। इसी प्रकार और भी बहुत सारी सामग्रियां बनती हैं जो सीमेंट की सहायता से निर्मित की जाती है।
तो जब एक सीमेंट उद्योग स्थापित होता है और उस उद्योग से उत्पन्न सीमेंट से ही अन्य पदार्थ भी बनने लगते हैं, तो ऐसे अन्य पदार्थ बनने वाले उद्योग भी उन्हीं उद्योगों के आसपास स्थापित हो जाते हैं, ताकि उन्हें जो कच्चा माल प्राप्त होना है वह आसानी से प्राप्त हो जाए। तो औद्योगिक स्थानीयकरण के जब एक सीमेंट उद्योग स्थापित होगा तो उसका फायदा किसी अन्य ऐसे उद्योगों को भी होगा जो पूरी तरीके से किस पर आश्रित हैं? सीमेंट उद्योग पर। आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे जिसका नाम सुनते ही हमें किसी दूसरी वस्तु का आभास होता है। जैसे आपने सुना होगा अलीगढ़, जैसे ये नाम आता है तो हमारे मुंह से निकलता है ताला। या कोल्हापुर, तो हम उसके बारे में सोचते हैं कि कोल्हापुर में चप्पलें बनती हैं। इसी प्रकार चूड़ियों का नाम आता है, इसी प्रकार पगड़ियों का नाम आता है। तो जब किसी स्थान विशेष में जब कोई उद्योग स्थापित हो जाता है तो उस उद्योग के स्थापित होने से उस स्थान की प्रसिद्धि पूर्व से बढ़ जाती है। जैसे छत्तीसगढ़ में एक नाम आता है भिलाई, तो जैसे ही हम भिलाई का जिक्र करें तो स्वतः हमारे मन में आता है भिलाई स्टील प्लांट। तो भिलाई आज के दौर में या आज के समय में क्यों जाना जाता है? क्योंकि आज भिलाई में एक लौह एवं इस्पात संयंत्र स्थापित है। तो किसी स्थान पर जब कोई उद्योग स्थापित होता है तो उस स्थान की प्रसिद्धि भी बढ़ जाती है। भले ये प्रत्यक्ष लाभ ना हो, लेकिन औद्योगिक स्थानीयकरण का ये अप्रत्यक्ष लाभ भी माना जाता है। तो बच्चों, बाकी फिर हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।